तो हे गाइस, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। उसमें भी ग्रामर का वीडियो मैंने सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। क्लास साइंस विद सोनल में आप लोग क्लास 10, 9, 10 कोई भी चैप्टर देख सकते हो जाके, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो अपलोड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ग्रामर मैंने पढ़ाया 10 और 12 दोनों का ग्रामर जो होता है ना, सेक्शन सेम ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। ये 2-3 चैप्टर 12 में बढ़ जाते हैं, 2-3 चैप्टर घट जाते हैं 10 में। तो दोनों मिला के आप लोग दोनों बच्चे देख सकते हो। क्लास 10 का भी स्टूडेंट देख सकता है, क्लास 12 का भी बच्चा देख सकता है। लेकिन आज मैं जो हिंदी बुक लेके आया हूँ ये 12 का हिंदी बुक है। आप सब भाई जितने भी 12 में इस बार गए हैं वो सब भाई हिंदी बुक ले लो, ठीक है। हिंदी बुक को पढ़ना अब स्टार्ट करना है, और हिंदी बुक को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। बस थोड़ी दिक्कत सी है, लेकिन फिर भी नहीं रुकना है, आगे चलते रहना है। तब तक चलते रहना है जब तक कि हमको और आपको, हम दोनों को मंजिल नहीं मिल जाती है, ठीक है ना भाई। तो आज हम लोग दिगंत भाग दो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से सुनना, और मैं एक एक चीज बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जितने भी मेरे चैनल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो टोटल भाई ये बुक तो सबके पास रहना ही चाहिए, ठीक है। जो जो पढ़ते हो भाई अपना अपना सामने बुक रख लो। और 10 वाले के लिए भी स्टार्ट करूंगा बुक, ठीक है। कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला, और 10 के लिए भी। तो 12 में सबसे पहले आपको पढ़ना है भाई 2 खंड में। इसको इस बुक को बांटा गया है, 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन में है गद्य खंड, दूसरे सेक्शन को कहते हैं काव्य खंड, ठीक है। और तीसरे सेक्शन, 3 सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में प्रतिपूर्ति, जिसमें 3 चैप्टर दिए है। वो 3 चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, उसको भी नहीं छोड़ने को भाई, उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है गद्य खंड। अच्छा भाई, गद्य खंड किसे कैसे कहते हैं और काव्य खंड किसे कहते हैं? तो गद्य खंड उसे कहते हैं जो कहानी के तौर पर लिखा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? गद्य खंड। काव्य खंड में क्या, हमको कविता पंक्ति दिया रहता है, उसका भाव स्पष्ट करना रहता है, उसके भाव को, अर्थ को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप पढ़ाने वाले क्यों? तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सबसे पहले गद्य खंड, और गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत आप सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि बातचीत जो लिखे हैं वो कौन से राइटर लिखे हैं, बातचीत के रचनाकार कौन है, बातचीत चैप्टर के राइटर कौन है। तो आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं पे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इसके राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में सबसे पहले उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके आपको एक्सप्लेनेशन कहानी के तौर पर सुनाऊंगा, यहीं बैठ के सुनाऊंगा, और आपको याद भी हो जाएगा यहीं पे याद करवा के जाऊंगा, आज प्रॉमिस करता हूं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले हम लोग आते हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे जैसे ही पेज उल्टाओगे, पेज में सबसे पहले उनकी रचना के बारे में दिया है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, यही है बालकृष्ण भट्ट। देख लीजिए भाई, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या वृत्ति थी, इन्होंने कहाँ कहाँ स्टडी किया था, इनकी माता कौन थे, इनके पिता कहाँ थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इस सारों चीज से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और पूछते भी है, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, देखना और समझना, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनका फिर निधन कब हुआ, मतलब मृत्यु, इन मर चुके हैं भाई, इसका मतलब इनका मृत्यु जो हुआ 20 जुलाई 1914 को, याद रहेगा। जन्म 23 जून 1844 को, और मृत्यु कब होता? तो 20 जुलाई 1914। ये डेट मैं ट्रिक से बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए, निवास स्थान, इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? तो इलाहाबाद में हुआ है इनका जन्म, ठीक है ना भाई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई। तो अब बताओ, बालकृष्ण, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है? तो यह आपको बोलना है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे? तो इलाहाबाद के स्थान पे, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था पार्वती देवी, ठीक है। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। तो ध्यान से देखना है, पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। वो पेशे से क्या करते थे? तो वो व्यापार थे पेशे से।
और एक बात आपसे और पूछेगा कि उनकी माता का नाम जो था ना वो पार्वती देवी, वो उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको पूछेगा क्वेश्चन कि भाई आप ये तो बता दिया, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा और रुचि उनके माता ने जगाया या पिता ने? इसका आंसर होगा उसकी उनकी माता ने। ठीक है, उनकी माता ने पढ़ने की रुचि जगाया, लालसा को जगाया उनकी माता ने, पार्वती देवी ने। ठीक है भाई, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत ही बेहतरीन बनाए। लेकिन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए और बेहतरीन बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा। आगे है शिक्षा। ठीक है ना भाई, शिक्षा। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन। आप पूछोगे सर संस्कृत का ही अध्ययन क्यों किया था? कोई भी टीचर आपको अगर पढ़ा रहे ना तो उनके सामने 3 प्रश्न खड़ा कीजिए, क्या, क्यों और कैसे। तो मैंने बता दिया कि सर कि प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। क्यों क्या होगा? क्योंकि उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम लोग संस्कृत का ही यूज करते थे। और आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो भाई, सब विषय की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? संस्कृत से। और पहले के जमाने में मैक्सिमम सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? संस्कृत ही थी। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया, पढ़ाई किया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अध्ययन किया और उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा भी उन्होंने पास किए थे, परीक्षा दी और उसमें वो पास भी हो गए। 1867 में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? तो 1867 ईस्वी में दिए थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है वृत्ति। ये क्या क्या वृत्ति, इन्होंने क्या क्या पाया उनके बारे में, कहाँ कहाँ उन्होंने मैंने काम किया। ठीक है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, उसी को वृत्ति कहते हैं। देखते हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, मतलब पढ़ाई वहां पे। ठीक है, आपको बोलेगा प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने कब से कब तक पढ़ाया, तो आपको बोला है 1869 से 1875 तक इन्होंने स्टडी करवाया था, पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखिए। 1885 ईस्वी में CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, क्योंकि इनको संस्कृत पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन रुचि थी तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर चुनाव वहां पे। सन 1888 ईस्वी में प्रयाग की काव्यस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन, फिर उन्होंने वहां पे पढ़ाया, इंटर कॉलेज में पढ़ाया। नियुक्त किए किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने वहां पे इंटर कॉलेज में तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इनका स्वभाव जो था थोड़ा उग्र टाइप का था। ठीक है, थोड़ा जोशीले थे, किसी को कड़क आवाज में बोल देते थे। कोई टीचर अगर हेड मास्टर इनको कुछ बोलते थे तो ये उनको कड़क में जवाब का आंसर दे देते थे, तो उनको बुरा लगता होगा। उनको उग्र स्वभाव था, जिसके कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। हटाया नहीं, इन्होंने छोड़ा, खुद से स्वयं से छोड़ा। टैलेंट तो इनके अंदर था, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र टाइप का था। टैलेंट तो इनमें कोई कमी नहीं थी। इनकी कविता को जब पढ़ोगे ना भाई, दिल में लगेगा हाँ क्या लिखा है, वाह क्या इंसान है। तो ये इनकी कविताओं का रस है भाई। ठीक है, तो बेहतरीन, बस थोड़ा सपोर्ट करना भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये तो करना मत ही भूलना, क्योंकि देख रहे हो ना कैसे कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टीचर्स को जोड़ूंगा, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नौकरी छोड़नी पड़ी, बाद में लेखन पर ही निर्भर रहे। जब इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, लास्ट में लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ रखा। आगे देखते हैं विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति इनके साथ क्या गुजरा, क्या हुआ इनके साथ, विशेष परिस्थिति इनके बारे में जानते हैं। तो पिता के निधोपरांत, मतलब इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया भाई। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर काले गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनके पिता मर गए ना, डेथ कर गए, तो भाई अब क्या हुआ कि पैतृक व्यापार, पिताजी जो व्यापार करते थे उनको व्यापार को अब इनको आगे बढ़ाना था, आगे संभालना था। लेकिन कुछ वजह होगा कि इनके घर अपने आप में क्या लड़ाई होने लगी, स्टार्ट हो गई। ठीक है, बहुत सारे झगड़ा स्टार्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या गृह कलह का क्या सामना करना पड़ा। बाद में इन्होंने पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बाद में इन्होंने क्या किया कि हुआ क्या कि मतलब बहुत सारे लड़ाई झगड़ा के कारण इन्होंने घर को, पैतृक घर को, पिता के घर को त्याग दिया। पैतृक का घर का अर्थ होता है पिता के घर को इन्होंने त्याग दिया और लास्ट में लेखन कार्य पर ही क्या हो गए, ये आश्रित हो गए। समझ में आया, लेखन कार्य पर ही इन्होंने लास्ट में आश्रित हो गए पिता के घर को छोड़कर। तो ये कहानी थी पूरा। ठीक है, लेकिन अभी और कुछ बचा हुआ है, ध्यान से सुनो, हर चीज अभी पूछूंगा, आपको याद करवाऊंगा, क्लासरूम में ही बैठ के याद करवाना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह बैठ के पढ़ना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। आगे देखो।
इन्होंने कुछ चीजों की रचना भी की उन्होंने, आगे देखते हैं पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किससे प्रेरित थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे। कौन प्रेरित थे, तो बालकृष्ण भट्ट प्रेरित थे। प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। क्वेश्चन आपको करेगा कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कब किया था, तो 1877 ईस्वी में किया था। उन्होंने किससे प्रेरित होकर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर। इतने प्रश्न बनेगा कि वो किससे प्रेरित थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका प्रकाशित किया। कब किया, तो 1877 ईस्वी में। क्या समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको, देख क्या रहे हो। आगे देखो, प्रारंभ किया, वो इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को कितने वर्ष तक चलाए, कमेंट करो, 33 वर्षों तक चलाए, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो, अगले बार आपको एग्जाम देना है बेहतरीन तरीके से, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। आगे देखो, सन 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने किसकी आलोचना की, तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की रचना की। वो किसकी रचना थी, तो श्रीनिवास दास की रचना की। जीवन की अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। वो साथ में तो होने गए, लेकिन हुआ क्या गए भाई, इनका स्वभाव जो था बहुत ही ज्यादा उग्र था और दोनों में नहीं बने, फिर जाके दोनों अलग हो गए। तो थोड़ा इनका स्वभाव, इनके कैरेक्टर से पता चलता है कि ये थोड़ा उग्र टाइप के थे, ठीक है ना। उग्र टाइप के होने के कारण क्या हुआ भाई, कि उनसे भी अलग हो गए, घर को भी छोड़ दिए। लेकिन एक चीज इनके अंदर थी, हर चीज इन्होंने छोड़ा, लेकिन इनके अंदर एक चीज थी, जिद। अगर इनके अंदर जिद आद नहीं होता तो आज हम यहाँ इनको याद नहीं करते। क्या याद करते, स्वभाव कुछ भी हो, मनुष्य के अंदर 1000 दोष हो, लेकिन उनके पास एक भी गुण अच्छा है ना, तो भाई बहुत दूर तक जाएगा वो बंदा। आप यही सोचो कि भाई पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो काम करना है। पढ़ूंगा तो बेहतरीन पढ़ूंगा, कोई काम करूंगा तो बेहतरीन तरीके से काम करूंगा, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, दिक्कत आते हो, तो देख ही रहो कि वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कभी थका नहीं और नहीं थकूंगा। अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आगे कुछ आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर बेहतरीन करके दिखाऊंगा। या अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई, ठीक है। अगर आप ही लोग सपोर्ट ना करो तो कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन शिक्षा दे पाऊँ, ठीक है भाई। शिक्षा पे आगे बढ़ना है, तो शिक्षा जितना बेहतरीन अपने अंदर ग्रहण करोगे उतना ही बेहतरीन बन पाओगे, ठीक है। आगे चलते भाई, देखते हैं। और इनने कुछ रचनाएं भी की, बहुत सारे चीजों की रचना की। इनकी रचना का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, इनके रचना का जिक्र मैं बोर्ड पे करूंगा, ठीक है। वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे जाके मैं इसको जिक्र करूंगा और ट्रिक के साथ इसका सोल्यूशन दूंगा। और मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी चीजों की रचना की, बेहतरीन तरीके से देखते हैं। उपन्यास इन्होंने लिखा, कुछ नाटक लिखा उन्होंने, कुछ प्रहसन लिखा, बहुत सारी चीजों की रचना की, ठीक है। नाटक कौन कौन से थे इनके देखते हैं, जैसे पद्मावती हो गया, कीर्तांजलियां हो गया, वेणी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, ये सब इनका नाटक था। आगे देखते हैं। प्रहसन कौन कौन से थे, जैसा काम वैसा परिमाण, नई रोशनी का विष आचार विमंडन इत्यादि, ये सब क्या थे, प्रहसन थे। ये बहुत सारी चीजों की रचना किए। और लास्ट में लिखता है कि निबंध लिखते हैं कि निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था। इन्होंने टोटल कितना निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे, 1000, और उसमें से 100 से ज्यादा बेहतरीन थे, महत्वपूर्ण थे। तो सोच लो ये कितने बेहतरीन इंसान थे। उग्र स्वभाव था, लेकिन इनके अंदर लिखने की कला थी। और भाई अंदर में अगर लिखने की कला हो तो आपको कोई दुनिया में पीछे नहीं छोड़ सकता है। और तब आज जाके इनको हम याद कर रहे हैं, यही कारण था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 100 के आसपास महत्वपूर्ण इनकी कविता थी। और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। 2 भागों में इनको प्रकाशित किया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यही से इसकी कहानी, इनके बारे में जीवनी पूरा खत्म होता है। और आपसे कुछ सवाल है कि आप एक सवाल का आंसर बताइए भाई, कि आप सबसे पहले बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस स्टेट में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, बताओ जल्दी। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे, तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुआ था, इलाहाबाद की जगह पे हुआ था, इलाहाबाद स्थान पे हुआ था। तो आपको याद भी रखना है। इनका जन्म के बारे में बताओ तो भाई, इनका जन्म कब हुआ था,
तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनका डेथ के बारे में पूछेगा तब क्या बोलेंगे भाई, इनका मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को, जन्म 1844, मृत्यु 1914, ऐसे करके कंफर्म करके याद रखना है भाई, ठीक है। तो और कुछ पूछ लेता हूँ आपसे, इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था पिता का नाम। और पिता क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, तो इनके पिता एक व्यापारी थे। और बताओ बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा की लालसा किसने जगाई थी, उनके माता या पिता ने, तो उनकी माता ने। इतना बात तो कंफर्म याद रखना ही है भाई, ठीक है ना। उनकी रुचि किस विषय में थे, उन्होंने सबसे बेहद ज्यादा संस्कृत विषय में रुचि थी, और उन्होंने पढ़ाया किस विषय में, संस्कृत के विषय में ही पढ़ाया था बहुत सारे स्कूल कॉलेज में, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इस बार एग्जाम पार करना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देना है, ठीक है। तो अगले बार मैं इनकी कहानी को लेके आऊंगा, बातचीत। बातचीत क्या है, बातचीत क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसी कहानी है भाई कि सुन के मजा ही ना जाए तो फिर मेरे को करना, और कल इसका वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं, तब तक आप लोग ये बुक ले लो, और जब भी पढ़ना है तो बुक के साथ रह के पढ़ना है, और ताकि एक एक वर्ड को बेहतरीन तरीके से समझ पाए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मैं अब लग गया हूं तो लग गया हूं, इस बार बहुत ही बेहतरीन करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो हे गाइस, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। उसमें भी ग्रामर का वीडियो मैंने सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। क्लास साइंस विद सोनल में आप लोग क्लास 10, 9, 10 कोई भी चैप्टर देख सकते हो जाके, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो अपलोड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ग्रामर मैंने पढ़ाया, 10 और 12 दोनों का ग्रामर जो होता है ना, सेक्शन सेम ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। 2-3 चैप्टर 12 में बढ़ जाते हैं, 2-3 चैप्टर घट जाते हैं 10 में। तो दोनों मिला के आप लोग दोनों बच्चे देख सकते हो, क्लास 10 का भी स्टूडेंट देख सकता है, क्लास 12 का भी बच्चा देख सकता है। लेकिन आज मैं जो हिंदी बुक लेके आया हूँ, ये 12 का हिंदी बुक है। आप सब भाई जितने भी 12 में इस बार गए हैं, वो सब भाई हिंदी बुक ले लो, ठीक है। हिंदी बुक को पढ़ना अब स्टार्ट करना है, और हिंदी बुक को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। बस थोड़ी दिक्कत सी है, लेकिन फिर भी नहीं रुकना है, आगे चलते रहना, तब तक चलते रहना है जब तक कि हमको और आपको, हम दोनों को मंजिल नहीं मिल जाती है, ठीक है ना भाई। तो आज हम लोग दिगंत भाग दो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से सुनना, और मैं एक एक चीज बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जितने भी मेरे चैनल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो टोटल भाई ये बुक तो सबके पास रहना ही चाहिए, ठीक है। जो जो पढ़ते हो भाई अपना अपना सामने बुक रख लो, और 10 वाले के लिए भी स्टार्ट करूंगा बुक, ठीक है। कुछ ही दिनों में, बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला, और 10 के लिए भी। तो 12 में सबसे पहले आपको पढ़ना है भाई, 2 खंड में इसको, इस बुक को बांटा गया है, 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन में है गद्य खंड, दूसरे सेक्शन को कहते हैं काव्य खंड, ठीक है। और तीसरे सेक्शन, 3 सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में प्रतिपूर्ति, जिसमें 3 चैप्टर दिए हैं, वो 3 चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, उसको भी नहीं छोड़ने को भाई, उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है गद्य खंड। अच्छा भाई, गद्य खंड किसे कहते हैं और काव्य खंड किसे कहते हैं? तो गद्य खंड उसे कहते हैं जो कहानी के तौर पर लिखा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? गद्य खंड। काव्य खंड में क्या, हमको कविता पंक्ति दिया रहता है, उसका भाव स्पष्ट करना रहता है, उसके भाव को, अर्थ को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप पढ़ाने वाले क्यों, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सबसे पहले गद्य खंड, और गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत आप सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि बातचीत जो लिखे हैं वो कौन से राइटर लिखे हैं, बातचीत के रचनाकार कौन है, बातचीत चैप्टर के राइटर कौन है। तो आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं पे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इसके राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में सबसे पहले उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके आपको एक्सप्लेनेशन कहानी के तौर पर सुनाऊंगा, यहीं बैठ के सुनाऊंगा, और आपको याद भी हो जाएगा, यहीं पे याद करवा के जाऊंगा, आज प्रॉमिस करता हूं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले हम लोग आते हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे जैसे ही पेज उल्टाओगे, पेज में सबसे पहले उनकी रचना के बारे में दिया है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, यही है बालकृष्ण भट्ट, देख लीजिए भाई। इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या वृत्ति थी, इन्होंने कहाँ कहाँ स्टडी किया था, इनकी माता कौन थे, इनके पिता कहाँ थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस सारों चीज से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं,
और पूछते भी है, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, देखना और समझना, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनका फिर निधन कब हुआ, मतलब मृत्यु, इन मर चुके हैं भाई, इसका मतलब इनका मृत्यु जो हुआ 20 जुलाई 1914 को, याद रहेगा। जन्म 23 जून 1844 को और मृत्यु कब होता, तो 20 जुलाई 1914। ये डेट मैं ट्रिक से बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है, अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए, निवास स्थान, इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में। इनका जन्म कहाँ हुआ, यूपी में कहाँ पे, तो इलाहाबाद में हुआ है इनका जन्म, ठीक है ना भाई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई। तो अब बताओ, बालकृष्ण बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, तो यह आपको बोलना है यूपी, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे, तो इलाहाबाद के स्थान पे, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। और इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था पार्वती देवी, ठीक है। और पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। तो ध्यान से देखना है, पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। वो पेशे से क्या करते थे, तो वो व्यापार थे पेशे से। और एक बात आपसे और पूछेगा कि उनकी माता का नाम जो था ना, वो पार्वती देवी। उसके बाद आपको पूछेगा क्वेश्चन कि भाई आप ये तो बता दिया, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा और रुचि उनके माता ने जगाया या पिता ने, तो इसका आंसर होगा उनकी माता ने, ठीक है। उनकी माता ने पढ़ने की रुचि जगाया, लालसा को जगाया उनकी माता ने, पार्वती देवी ने, ठीक है भाई। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत ही बेहतरीन बनाए। लेकिन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा। आगे है शिक्षा, ठीक है ना भाई। शिक्षा, प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, ठीक है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन, आप पूछोगे सर संस्कृत का ही अध्ययन क्यों किया था। कोई भी टीचर आपको अगर पढ़ा रहे ना, तो उनके सामने 3 प्रश्न खड़ा कीजिए, कब, क्यों और कैसे। तो मैंने बता दिया कि सर कि प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, क्यों क्या होगा, क्योंकि उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम लोग संस्कृत का ही यूज करते थे। और आज हम लोग पढ़ते हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो भाई, सब विषय की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, संस्कृत से। और पहले के जमाने में मैक्सिमम सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, संस्कृत ही थी। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया, पढ़ाई किया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अध्ययन किया। और उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा भी उन्होंने पास किए थे, परीक्षा दी और उसमें वो पास भी हो गए। 1867 में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो 1867 ईस्वी में दिए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है वृत्ति। ये क्या वृत्ति, इन्होंने क्या क्या पाया उनके बारे में, कहाँ उन्होंने काम किया, ठीक है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, उसी को वृत्ति कहते हैं। देखते हैं, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, मतलब पढ़ाई वहां पे, ठीक है। आपको बोलेगा प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने कब से कब तक पढ़ाया, तो आपको बोला है 1869 से 1875 तक इन्होंने स्टडी करवाया था, पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए, 1885 ईस्वी में CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, क्योंकि इनको संस्कृत पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन रुचि थी, तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर चुना वहां पे। सन 1888 ईस्वी में प्रयाग की काव्यस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन, फिर उन्होंने वहां पे पढ़ाया, इंटर कॉलेज में पढ़ाया, नियुक्त किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने वहां पे इंटर कॉलेज में तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इनका स्वभाव जो था थोड़ा उग्र टाइप का था, ठीक है, थोड़ा जोशीले थे, किसी को कड़क आवाज में बोल देते थे। कोई टीचर अगर हेड मास्टर इनको कुछ बोलते थे, ये उनको कड़क में जवाब का आंसर दे देते थे, तो उनको बुरा लगता होगा, उनको उग्र स्वभाव था, जिसके कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। हटाया नहीं, इन्होंने छोड़ा, खुद से स्वयं से छोड़ा। टैलेंट तो इनके अंदर था, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र टाइप का था। टैलेंट तो इनमें कोई कमी नहीं थी। इनकी कविता को जब पढ़ोगे ना भाई, दिल में लगेगा, हाँ क्या लिखा है, वाह क्या इंसान है। तो ये इनकी कविताओं का रस है भाई, ठीक है। तो बेहतर बस थोड़ा सपोर्ट करना भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये तो करना मत ही भूलना, क्योंकि देख रहे हो ना कैसे कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टीचर्स को जोड़ूंगा, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नौकरी छोड़नी पड़ी, बाद में लेखन पर ही निर्भर रहे।
जब इन्होंने नौकरी छोड़ दिया तो लास्ट में लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ रखा। आगे देखते हैं विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति इनके साथ क्या गुजरा, क्या हुआ इनके साथ, विशेष परिस्थिति इनके बारे में जानते हैं। तो पिता के निधोपरांत मतलब इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया भाई। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर काले गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनके पिता मर गए ना, डेथ कर गए, तो भाई अब क्या हुआ कि पैतृक व्यापार, पिताजी जो व्यापार करते थे उनको व्यापार को अब इनको आगे बढ़ाना था, आगे संभालना था, लेकिन कुछ वजह होगा कि इनके घर अपने आप में क्या लड़ाई होने लगी, स्टार्ट हो गई। ठीक है, बहुत सारे झगड़ा स्टार्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या गृह कलह का क्या सामना करना पड़ा। बाद में इन्होंने पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बाद में इन्होंने क्या किया कि हुआ क्या कि मतलब बहुत सारे लड़ाई झगड़ा के कारण इन्होंने घर को, पैतृक घर को, पिता के घर को त्याग दिया। पैतृक का घर का अर्थ होता है पिता के घर को इन्होंने त्याग दिया और लास्ट में लेखन कार्य पर क्या हो गए, ये आधारित हो गए। समझ में आया, लेखन कार्य पर ही इन्होंने लास्ट में आश्रित हो गए पिता के घर को छोड़कर। तो ये कहानी थी पूरा, ठीक है। लेकिन अभी और कुछ बचा हुआ है, ध्यान से सुनो, हर चीज अभी पूछूंगा, आपको याद करवाऊंगा, क्लासरूम में ही बैठ के याद करवाना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह बैठ के पढ़ना, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। आगे देखो इन्होंने कुछ चीजों की रचना भी की उन्होंने, आगे देखते हैं, पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु किससे प्रेरित थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे। कौन प्रेरित थे, तो बालकृष्ण भट्ट प्रेरित थे। प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। क्वेश्चन आपको करेगा कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कब किया था, तो 1877 ईस्वी में किया था। उन्होंने किससे प्रेरित होकर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर। इतने प्रश्न बनेगा कि वो किससे प्रेरित थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका प्रकाशित किया। कब किया, तो 1877 ईस्वी में। क्या समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको, देख क्या रहे हो। आगे देखो, प्रारंभ किया, वो इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को कितने वर्ष तक चलाए, कमेंट करो, 33 वर्षों तक चलाए, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो, अगले बार आपको एग्जाम देना है बेहतरीन तरीके से, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। आगे देखो, सन 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने किसकी आलोचना की, तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की रचना की। वो किसकी रचना थी, तो श्रीनिवास दास की रचना की। जीवन की अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। वो साथ में तो होने गए, लेकिन हुआ क्या कि भाई इनका स्वभाव जो था बहुत ही ज्यादा उग्र था और दोनों में नहीं बने, फिर जाके दोनों अलग हो गए। तो थोड़ा इनका स्वभाव, इनके कैरेक्टर से पता चलता है कि ये थोड़ा उग्र टाइप के थे, ठीक है ना। उग्र टाइप के होने के कारण क्या हुआ भाई, कि उनसे भी अलग हो गए, घर को भी छोड़ दिए। लेकिन एक चीज इनके अंदर थी, हर चीज इन्होंने छोड़ा, लेकिन इनके अंदर एक चीज थी, जिद। अगर इनके अंदर जिद याद नहीं होता तो आज हम यहाँ इनको याद नहीं करते। क्या याद करते, स्वभाव कुछ भी हो, मनुष्य के अंदर 1000 दोष हो, लेकिन उनके पास एक भी गुण अच्छा है ना, तो भाई बहुत दूर तक जाएगा वो बंदा। आप यही सोचो कि भाई पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो काम करना है। पढ़ूंगा तो बेहतरीन पढ़ूंगा, कोई काम करूंगा तो बेहतरीन तरीके से काम करूंगा, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, दिक्कत आते हो, तो देख ही रहो कि वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कभी थका नहीं और नहीं थकूंगा। अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आगे कुछ आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर बेहतरीन करके दिखाऊंगा। या अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई, ठीक है। अगर आप ही लोग सपोर्ट ना करो तो कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन शिक्षा दे पाऊँ, ठीक है भाई। शिक्षा पे आगे बढ़ना है, तो शिक्षा जितना बेहतरीन अपने अंदर ग्रहण करोगे उतना ही बेहतरीन बन पाओगे, ठीक है। आगे चलते भाई, देखते हैं। और इनने कुछ रचनाएं भी की, बहुत सारे चीजों की रचना की। इनकी रचना का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, इनके रचना का जिक्र मैं बोर्ड पे करूंगा, ठीक है। वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे जाके मैं इसको जिक्र करूंगा और ट्रिक के साथ इसका सोल्यूशन दूंगा। और मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी चीजों की रचना की, बेहतरीन तरीके से देखते हैं। उपन्यास इन्होंने लिखा, कुछ नाटक लिखा उन्होंने, कुछ प्रहसन लिखा, बहुत सारी चीजों की रचना की, ठीक है। नाटक कौन कौन से थे इनके देखते हैं। जैसे पद्मावती हो गया, कीर्तांजलियां हो गया, वेणी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, ये सब इनका नाटक था। आगे देखते हैं।
प्रहसन कौन कौन से थे? जैसा काम वैसा परिमाण, नई रोशनी का विष आचार विमंडन इत्यादि, ये सब क्या थे? प्रहसन थे। ये बहुत सारी चीजों के रचना किए। और लास्ट में लिखता है कि निबंध लिखते हैं कि निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था। इन्होंने टोटल कितना निबंध लिखे थे? 1000 निबंध लिखे थे, 1000। और उसमें से 100 से ज्यादा बेहतरीन थे, महत्वपूर्ण थे। तो सोच लो ये कितने बेहतरीन इंसान थे। उग्र स्वभाव था, लेकिन इनके अंदर लिखने की कला थी। और भाई अंदर में अगर लिखने की कला हो तो आपको कोई दुनिया में पीछे नहीं छोड़ सकता है। और तब आज जाके इनको हम याद कर रहे हैं, यही कारण था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 100 के आसपास महत्वपूर्ण इनकी कविता थी। और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। 2 भागों में इनको प्रकाशित किया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यही से इसकी कहानी, इनके बारे में जीवनी पूरा खत्म होता है। और आपसे कुछ सवाल है कि आप एक सवाल का आंसर बताइए भाई, कि आप सबसे पहले बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस स्टेट में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? बताओ जल्दी। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे? तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुआ था? इलाहाबाद की जगह पे हुआ था, इलाहाबाद स्थान पे हुआ था। तो आपको याद भी रखना है। इनका जन्म के बारे में बताओ तो भाई, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनका डेथ के बारे में पूछेगा तब क्या बोलेंगे भाई? इनका मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को। जन्म 1844, मृत्यु 1914। ऐसे करके कंफर्म करके याद रखना है भाई। ठीक है, तो और कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। इनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था पिता का नाम। और पिता क्या करते थे, कौन सा काम करते थे? तो इनके पिता एक व्यापारी थे। और बताओ, बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा की लालसा किसने जगाई थी? उनके माता या पिता ने? तो उनकी माता ने। इतना बात तो कंफर्म याद रखना ही है भाई। ठीक है ना। उनकी रुचि किस विषय में थे? उन्होंने सबसे ज्यादा संस्कृत विषय में रुचि थी। और उन्होंने पढ़ाया किस विषय में? संस्कृत के विषय में ही पढ़ाया था, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इस बार एग्जाम पार करना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देना है। ठीक है, तो अगले बार मैं इनकी कहानी को लेके आऊंगा। बातचीत क्या है, बातचीत क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसी कहानी है भाई कि सुन के मजा ही ना जाए तो फिर मेरे को करना। और कल इसका वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं, तब तक आप लोग ये बुक ले लो। और जब भी पढ़ना है तो बुक के साथ रह के पढ़ना है, और ताकि एक एक वर्ड को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं अब लग गया हूँ तो लग गया हूँ, इस बार बहुत ही बेहतरीन करना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।